हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। देखो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बेटा ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है और कुछ बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, ये कह के कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसको करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस एक्सरसाइज को करें अच्छे से। ठीक है, तो बेटा मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूं और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है पेज नंबर 171 और एनसीईआरटी में कहता है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, मतलब एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, मैं लिख देता हूं यहां पे 2x + y - 4 = 0। ठीक है, अब ये लाइन क्या करती है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये लाइन एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो जब दो पॉइंट्स को हम जॉइन करके जो एक लाइन बनाते हैं ये उस लाइन को डिवाइड कर देती है ना। लेट्स सपोज यहां पे एक पॉइंट ए है जो कि है आपका 2, -2 और ये पॉइंट बी है 3, 7। ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये लाइन, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आपने रेशियो निकालना है। देखो ना, कहता है कि डिटरमाइन द रेशियो, तो रेशियो ही कैलकुलेट करना है और मैंने रेशियो मान लिया k/1 के रेशियो डिवाइड करते हैं। अच्छा एक बात है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट तो रहा होगा ना डेफिनेटली, तो वो पॉइंट मैं x, y मान लेता हूँ। ठीक है, और बच्चों एक चीज और प्लीज यार ये जरूर बता देना कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, क्योंकि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं पहले भी अभी लाइव आया था तो फिर दिक्कत हो गई थी उसमें, तो इसलिए प्लीज एक बार बता देना। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इसमें रेशियो फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, आप जानते हैं, तो मैं निकालूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट इज x, y। कैसे? बाय यूजिंग रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, kx2 + x1 / k+1 है ना, ky2 + y1 / k+1। मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये डाउट होगा कि सर ऐसा क्यों। ठीक है, रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो बच्चे P पॉइंट दैट इज x, y आपका आ जाएगा kx2। देखो kx2 यानी कि 3k + x1 यानी कि 2 / k+1। भाई किसी को डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि x1 y1 या x2 y2, और ये आपको पता है k और 1 है। अब ky2, तो ky2 यानी कि 7k + y1 की वैल्यू -2, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन में k+1। ओके, अब ये आ गया। अच्छा एक बात आओ, ये जो पॉइंट P कैलकुलेट हुआ है, ये पॉइंट P सिर्फ इस लाइन पे नहीं है, ये इस लाइन के ऊपर भी है। आप चेक कर लो भाई, इस लाइन के ऊपर भी तो है। अगर ये इस लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब x की जगह मैं x, ये जो x देख रहे हैं, x की जगह x की वैल्यू पुट कर सकता हूं, y की जगह y की वैल्यू पुट कर सकता हूं। मानते हो नहीं बात? तो x की वैल्यू क्या बेटा, आप चेक करना, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, है ना। तो बस अब आप यही करने वाले हो। तो हम लिखेंगे कि सिंस द पॉइंट P that is x, y lies on a line, कौन सी लाइन पे लाई करता है, 2x + y - 4 = 0, है ना। तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, है ना, कॉमा therefore satisfy the line, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं x की जगह x की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो 2x की जगह x की वैल्यू चेक करो बेटा कितनी है, 3k + 2 अपॉन में k+1, और फिर प्लस y, y की जगह y की वैल्यू देखो, चेक करो, 7k - 2 अपॉन k+1। ओके, -4 = 0, तो -4 = 0। ओके, तो बच्चों एक काम करते हैं, मैं देखो होल इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, k+1 से, अगर मैं होल इक्वेशन को k+1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, है ना, मानते हो ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जब इसको मैंने इससे किया तो k+1 से k+1 कैंसिल, बचा 2 का अंदर इंटू कर देते तो 6k + 2 = 4। यहां पे भी k+1 से k+1 कैंसिल, तो बचा गया 7k - 2, तो दैट इज 7k - 2। फिर ये माइनस, अगर इससे किया तो देखो ना, चेक करो, 4 को k से किया तो माइनस का 4k, भाई माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, और 4 × 4 तो माइनस का 4 आएगा। चेक कर लो, है ना। ओके, तो देखो 6, 4 और 7, भाई देखो ना, ये और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो कहने का मतलब ये 7, 6, 13, 13 में से 4 गया 9k, भाई 9 क्या आएगा, चेक कर लो। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, और क्या बचा है, आई थिंक -2 बचा है बस। तो बेटा 9k = +2 उधर जाएगा, तो k = 2/9, तो k/1 अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 2/9/1, तो दैट इज k/1 कितना आ गया, आप चेक करो, 2:9 लिख सकते हैं इसको, तो विच इज रिक्वायर्ड रेशियो। तो ये आपका आंसर था, विच इज रिक्वायर्ड रेशियो। बट
बट अगर मान लो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आपसे मांगा होता, जैसे कि ये पी पॉइंट भी कैलकुलेट करो, लेट सपोज मांगा होता, तो आप पी पॉइंट निकालने के लिए के की वैल्यू भी यहां पे पुट कर देते। के की वैल्यू कितनी है बेटा 2/9 चेक कर लो, ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड कर लेते। तो मुझे आप पे भरोसा है, अगर मांगा होता तो डेफिनेटली आप आंसर निकाल देते, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। अब मैं ना देखो सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा क्योंकि ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है और मतलब यहाँ पे ना मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे पूरे चैप्टर के आपको। तो ऑब्वियसली बात है, मैं चैप्टर खत्म करा चुका हूँ, तो मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इट मींस आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके होंगे ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको हिंट दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि कहता है ये क्वेश्चन नंबर 2 में कि कहता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझो पहले। कोलिनियर का मतलब जब तीन पॉइंट एक लाइन पे हो। तो लेट सपोज कि एक पॉइंट आपका ये हो गया एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट आपका ये हो गया 1,2 और लास्ट वन इज 7,0। तो आपसे बोल दिया गया है कि आपने ना एक रिलेशन बताना है, रिलेशन। अब एक बात बताओ कि बेटा एक रिलेशन आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि यहां पे अगर कोलिनियर प्रूफ करना होता तो आप दो छोटी साइडों का सम बड़ी साइड के इक्वल दिखा देते या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 दिखा देते, है ना। लेकिन यहाँ पे कोलिनियर प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे रिलेशन बताना है, यानी कि कोई एक संबंध बनाना है एक्स और वाई के बीच में, है ना। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मुला ही यूज कर सकते हो और वही हम इसमें यूज करेंगे, है ना। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, और ये x3 y3, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है ना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम ये जानते हैं कि भैया एरिया जो है ट्राइंगल का वो 0 आएगा, है ना, इन दैट केस। तो अब देखेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, इसको मॉड करके बताया था आपको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो हाफ तो खत्म हो गया वैसे भी 0 के उधर जाके, है ना। बाकियों की वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी चेक करो, x ही है। y2 की वैल्यू चेक करेंगे, y2 की वैल्यू 2 है ना। y3 की वैल्यू चेक करते हैं 0 है, ठीक है। फिर x2 की वैल्यू देखते हैं, तो x2 की वैल्यू 1 है बेटा, y3 0, y1 y है, ओके। सो x3 इज 7, चेक कर लो। y1 y है, y2 2 है, इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखो 2 - 0 दैट इज 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x ही आएगा, है ना। और ये आ गया 0 - 1 दैट इज -y को 1 से इंटू करो तो माइनस का y आने वाला है। और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का 7y और 7 टू 14 माइनस का, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं। देखो 2x एज इट इज, 7y में से 1y गया तो प्लस का 6y बचेगा और माइनस का 14 इक्वल टू 0, है ना। आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं मॉड को यहां से हटाता हूं तो राइट हैंड साइड में क्या होता है बेटा, प्लस माइनस साइन कंसीडर करते हैं। लेकिन 0 को आप प्लस का लो माइनस का लो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो हम कोई भी ले सकते हैं 0 के लिए, तो ओके। तो अब एक काम करें, यहाँ पे भाई 2 कॉमन था तो 2 से डिवाइड कर दें, तो दैट इज x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से तो ये रिलेशन आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। बट फिर भी मैं एक बार पीछे जरूर चेक करूंगा आंसर को। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है जो आना चाहिए था। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और लेट मी चेक 7.4 क्वेश्चन नंबर 2, 7.4 क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका रिक्वायर्ड रिलेशन और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार। कहते हैं कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो थोड़ी सी फिगर बना लेते हैं जिससे कि थोड़ा क्लियर हो चीजें। तो सर्कल जैसे ही समझ लेना इसको, ये सेंटर है। कहता है आई रिपीट, कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल का सेंटर आपने निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से ओ पॉइंट मैंने x, y मान लिया। आगे कहता है कि जो सर्कल है वो पास हो रहा है 3 पॉइंट से। तो 3 पॉइंट्स एक यहाँ पे है, मान लो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 पॉइंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं ना सर्कल के ऊपर। तो ये 3.6, -6, ओके, और 3, -7 एंड लास्ट वन इज 3, 3। तो लेट्स से ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, है ना, ओके। अब देखो सर्कल का सेंटर निकालना है आपने, और मेरे हिसाब से बहुत इजी है। देखो ना रिलेशन आपके पास है। एक बात है, अगर मैं इसको ज्वाइन कराता हूं तो इट इज R फॉर रेडियस। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कराता हूं तो ये भी R फॉर रेडियस,
और मैं इसको इससे ज्वाइन कराता हूं तो ये भी यार R4 रेडियस, यानी कि आपको ये पता है कि ये जो सारी की सारी लेंथ है ये सारी की सारी इक्वल लेंथ है क्योंकि एक ही सर्कल की ये रेडियाई है ना। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, तो रिलेशन तो आपको पता चल गया है, बस उसी रिलेशन का आपने यूज करके आंसर निकालना है। तो चलो हिंट देता हूं मैं आपको, शॉर्ट में कराऊंगा क्योंकि लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन ना। तो देखो भाई दिस इक्वल टू दिस, मैंने क्या करा सबसे पहले OA और OB को आपस में इक्वेट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई दोनों की दोनों रेडियस है तो मैं कर सकता हूं। अब फार्मूला लगाया, भाई आपको पता है ये फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, भाई डिस्टेंस फार्मूला तो यही होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y + 6 हो जाएगा इक्वल टू, अब इसमें लगाऊंगा तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y + 7। देखो हिंट दे रहा हूं, और जो रूट था वो रूट से स्क्वायरिंग करके वो हटा दिया मैंने डायरेक्टली, है एक ही स्टेप है, मतलब थोड़ा सा समझ लो ना। अब a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 12x, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 12y। सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 3 + 6x, यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2ab आ रहेगी 14y। ओके, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जैसे कि x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, और भी कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा तो फिर बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो बचा क्या है, एक तो 12x बचा माइनस का, यहां से भी x की टर्म होगी, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6x। सिमिलरली इसके बाद y वाली टर्म देख लेते हैं, 12y प्लस का है, और यहां से भी y की टर्म होगी, ये रहा माइनस का हो जाएगा 14y। ओके, आफ्टर दैट कांस्टेंट 36 ये और 36 ये 36 72 होते तो प्लस का 72, और इधर भी देखते हैं, इधर कितना है, इधर ये दोनों है तो 49 यानी कि 58 हो गया है ना, 58 बट प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब देखो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पे x लगाना भूल गया मैं, है तो माइनस का 6x और यहाँ पे माइनस का 2y। ठीक है, और इसको इसमें से माइनस करें, 12 में से आ गया 4, ये प्लस का था ना, हाँ बिल्कुल 4, और यहाँ पे रह गया 6 में से 5 गया तो 1 14। भाई चेक कर लो एक बार, 14 ही बच रहा है ना, और 4 12 का 2 कैरी हुआ 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7 72, हाँ ठीक है 14 ही बचेगा। ओके, और अगर आपने इसको थोड़ा सा छोटा करना है तो 2 से डिवाइड करा सकते हो, तो माइनस का 3x माइनस का y और प्लस का 7 इक्वल टू 0। भाई एक इक्वेशन ये मिल गई आपको, है ना। अब एक इक्वेशन और बना लो, इसको इससे इक्वेट करा दो या इसको इससे इक्वेट करा दो, क्या फर्क पड़ता है, जिस मर्जी को करा दो, चलो आपस में इन दोनों को करा देते हैं। तो सिमिलरली OB इक्वल टू OC, तो OB देखते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा मैं, है तो x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ओके, अब दिस यानी कि OC, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करके रूट तो हट गया, जैसे वहां पे हट गया था डायरेक्टली ना, तो बचा क्या x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचा है, इसको ओपन कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2ab यानी कि 14y। ओके, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3 का 9 और माइनस 2b यानी कि 6y। अब आप कहोगे सर ये क्यों ओपन किया, इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि पूरा कैंसिल हुआ था, आप चेक कर लो। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, मैं ना एक बार इसका ये कोऑर्डिनेट और चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा रहा मैंने गलत लिख दिया हो तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। 6 माइनस 6 ठीक है, 3 माइनस 7, 3 मेरे हिसाब से तो ठीक है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बचा क्या देखो 14y बच रहा है, और यहाँ से प्लस का 6y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 9 है और यहाँ पे 49 माइनस का हो जाएगा, है ना। तो बेटा 14 और 6 कितना हो गया 20y, और यहाँ पे जब माइनस किया तो 40 बचेगा, माइनस का चेक कर लो, तो बेटा 20 से 2 टाइम्स में यानी कि y की वैल्यू -2 आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज -3 इंटू x तो फाइंड करना है तो x तो रहने दो, और माइनस का y की वैल्यू मेरे पास है -2, तो माइनस माइनस +2 रहेगा, और +7 इक्वल टू 0। तो देखो माइनस का 3x और ये 7 दोनों प्लस का 9 है, उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, है ना, माइनस से माइनस और 3 से 3 टाइम्स में, तो x की वैल्यू 3। तो बेटा हेंस रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ सर्कल इज, भैया क्या था OX, y था, तो OX की वैल्यू कितनी 3 और y की वैल्यू -2, चेक कर लो, तो ये आपका आंसर हो गया बेटे। और आई एम श्योर आपको समझ में आ गया। 4 देखते हैं, 4th में क्या कहता है कि द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। कहता है कि द टू अपोजिट वर्टिसेस
of a square are this and this, find the coordinates of the other two vertices। यानी कि आपको दो अपोजिट समझ रहे हो ना, अपोजिट वर्टिसेस गिवन है, किस चीज के हैं, स्क्वायर के। तो बचे हुए दो आपको वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप इसको कर लोगे। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फिगर बनाते हो, लेट सपोज, तो ये फिगर है, लेट से ए बी सी डी, और ये आपको गिवन है, और लेट सपोज ये आपको गिवन है, ये आपने नेट कर लेने हैं, ठीक है। अब एक बात, और लेट सपोज कि आपने मान लिया कि एक्स वाई है और ये x1 y1 है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। अब आपके पास देखो बात वही है ना कि आपके पास क्या क्या रिलेशन है जिससे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास बेटा इस स्क्वायर में इतने सारे रिलेशन है, इनको फाइंड करने के लिए देखो, एक तो ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा, और इस वाले के क्यों, इस वाले के भी इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती है ना। तो बेटा आपस में इक्वेशन बना के आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूं अभी फिलहाल, तो ये आप खुद से करोगे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 तो कतई नहीं कर रहा हूं, बेकार क्वेश्चन है, आप अपने आप एक बार कर लेना, ठीक है। अगर करना हो तो, नहीं करना हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर दिस 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 एंड दिस, यानी कि एक ट्रायंगल है एबीसी और उसके आपको वर्टिसेस गिवन है ए बी सी। देखो ए के वर्टिसेस कितने हैं, 4,6, ठीक है, और बी के लिए कहता है 1,5 एंड सी इज 7,2। ओके अच्छा, आगे कहता है कि अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करे। लेट सपोज ये वाली एक लाइन होगी, और इनको कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी देख लेते हैं। कहता है कि डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि लेट सपोज यहां पे कोई डी पॉइंट रहा होगा, यहां पे कोई ई पॉइंट रहा होगा। ये एक्स्ट्रा हटा देते हैं ना, क्या ही करना है एक्स्ट्रा का। ओके तो आगे क्या कहता है, और ये भी बोला है रिस्पेक्टिवली सच दैट, आपको एक इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू 1/4। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपके पास भाई। ये वाले रेशियो दे रखे हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1/4 और दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1/4, ठीक है। ओके अब आगे क्या लिखा है, कहते हैं कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, सॉरी कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीई। तो एडीई यानी कि इसका एरिया आपने निकालना है छोटे वाले ट्राइंगल का। चलो ठीक है, वो तो निकाल ही लेंगे, बोले मजबूरी में निकालना ही पड़ेगा। और आगे क्या कहता है वो भी सुन लेते हैं जरा एक बार। कहां गया, कैलकुलेट दिस, और आगे भी हाँ, आगे कहता है कि एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और उसको एबीसी ट्रायंगल से कंपेयर करना है। और ब्रैकेट में एक चीज और लिखे हुए हैं, कहते हैं कि रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.6। इसने उन्हें ये भी बोला है कि आप थोड़ा सा ना रिकॉल करो थ्योरम 6.2 और 6.6। देखो आपने थ्योरम पढ़ी है यानी पढ़ी, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मैंने छठा चैप्टर नहीं कराया आपको। तो थ्योरम 6.2 में कन्वर्स ऑफ बीपीटी था, और थ्योरम 6.6 में आई थिंक सो कि सिमिलर ट्रायंगल की एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम थी। तो बच्चे उसमें क्या होता था, देखो कन्वर्स थ्योरम ये कहती थी कि अगर इनका रेशियो इक्वल है ना तो ये दोनों साइडें पैरेलल होती है। तो कन्वर्स ने तो अपना काम बता दिया। देखो सुनो मेरी बात को, मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकता हूं, उन्होंने क्योंकि रिकॉल करने को बोल दिया तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं। तो बेटा ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। अब जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, आप समझते हो। और ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, छोटे वाले और बड़ा वाला, यानी कि ट्रायंगल एडीई सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, है ना। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यानी कि जो थ्योरम थी 6.6 वो क्या कहती है, तो थ्योरम 6.6 ये कहती है कि जो ये है यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई यानी कि इनका रेशियो एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, कोई भी हो सकती है, लेट्स से एडी अपॉन में एबी इनके स्क्वायर के इक्वल हो सकती है ना। तो ये चीज कहती है बेटा, और मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को मतलब फाइंड करना है। तो यार एक बात हो, अगर मेरे को इसको कंपेयर करना है, लेट्स सपोज, और एक छोटी सी बात बताना, देखो इस रेशियो से मेरे को क्या चीज मिल रही है, इस रेशियो से मेरे को एक हिंट मिल रही है कि इनकी जो साइड है वो क्या होनी चाहिए। तो देखो अगर मान लो कि इसकी एडी, अगर मैं एडी की बात कर रहा हूं, लेट्स सपोज कि एडी एक्स रही होगी तो डेफिनेटली एबी उसकी 4 टाइम्स रही होगी। भाई रेशियो का मतलब तो यही है ना, जैसे कि अगर एडी 4 है तो इसका मतलब एबी 16 होगी, उसकी 4 टाइम्स होगी जो भी होगी। तो लेट्स सपोज अगर ये एक्स होगी, मैंने लेट कर लिया, मान लो कि एडी जो है वो लेट एक्स है, तो एडी कितनी होगी बेटा अकॉर्डिंग टू रेशियो। भाई देखो ना, अगर मैं इसमें भी पुट करता हूं एडी अपॉन में एबी
इक्वल टू 1/4 है, तो AD की वैल्यू x मैंने पुट कर दी, तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4x नहीं आएगी, AB इसकी 4 टाइम्स आएगी नहीं आएगी? ये कैसे आ रही है बेटा? रेशियो से आ रही है। तो मुझे इतना पता चल गया है कि जो AB है वो उसकी 4 गुनी है ना, तो इसका मतलब AB जो है वो 4x होगी। ठीक है, ओके, तो इसमें मैं पुट कर दूं, तो जब मैंने इसमें पुट किया तो देखो AD कितना था? AD था x यानी कि x का स्क्वायर, और AB कितना था? 4x यानी कि 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं स्क्वायर तो दोनों के होल पे लगा सकता हूं इस तरीके से, है ना, और ये वाला x x कर गया तो ऊपर क्या था? 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 1:16 हो गया रेशियो। भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 1:16 रेशियो बन गया बेटा। अब आंसर तो ये आना चाहिए था 1:16, बट एक बार चेक जरूर करेंगे कि आंसर आ क्या रहा है, कि 1:16 आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन ये था बेटा, हमने उसको रिकॉल करा था चैप्टर 6 के थ्रू, लेकिन अगर इसको चैप्टर 7 जो हमारा चल रहा है उससे करना होता तो हम कैसे करते, है ना, उसकी भी बात करेंगे। बट पहले मैं इसका आंसर देख लूं एक बार। 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1:16 यही है। और देखते हैं, तो देखो अगर अब तो बात ये थी कि भाई मैंने आपको रिकॉल करा दिया चैप्टर 6 से कैसे करना था, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब चैप्टर 7 से कैसे करना है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो चैप्टर 7 से कैसे करना है उसके लिए मैं आपको हिंट दूंगा बेटा, हिंट दूंगा। देखो चैप्टर 7 के लिए आपने क्या करना है, ध्यान से सुने। आपको ये रेशियो दे रखा है, आप है ना इस लाइन को अलग से मान लो, ये लाइन, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, और यहाँ पे समवेयर कोई डी पॉइंट है ना। और ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 4:6, और ये कितना था? 1/5। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे को रेशियो दे रखा था AD और AB का, भाई चेक कर लो, AD और AB का था AD/AB इक्वल 1/4, बट मेरे को निकालना गया AD और BD का। तो बेटा इस AB को चेंज करना पड़ेगा ना, उस टाइप का हमने एक क्वेश्चन करा भी था। तो AD को मैं क्या लिख सकता हूँ? AD को AD प्लस BD लिख सकता हूँ, तो AD प्लस BD इक्वल टू 1/4। अब AD तो ऐसे ही रहा, और मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे AD प्लस BD हो गया। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी तरीका है, बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फटाफट से हो जाएगा। तो ये BD बचा यहाँ पे, है ना, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे हो गया 3AD इक्वल टू BD। तो भैया AD अपॉन में BD इक्वल टू 1/3, यही आएगा रेशियो। तो बेटा AD इस टू BD का रेशियो कितना मिल गया आपको? 1:3 मिल गया। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब जब आपको रेशियो दे रखा है 1:3, तो क्या D के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाओगे आप? बिल्कुल निकाल लोगे यार, सेक्शन फॉर्मूला यूज करो ना। अब सेम काम आप E के लिए कर लेना, तो E के कोऑर्डिनेट भी निकाल लोगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब जब आपके पास D के कोऑर्डिनेट है, E के भी कोऑर्डिनेट है, तो क्या ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाओगे? कि क्या ABC का एरिया नहीं निकाल पाओगे? तो फिर अगर एरिया निकाल पाओगे तो उनका रेशियो नहीं निकलेगा? अरे भैया बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि इस टाइप का हमने पहले भी क्वेश्चन किया था रेशियो वाला। ठीक है, तो भैया जो यूज था वो मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर 7 के यूज से आप कैसे कर सकते हो इसको। तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात है, और बहुत अच्छे समझा दिया मैंने। इसके आगे भैया मेरे को आगे चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? तो 7 में कहता है कि लेट ABC बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। भाई 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको ट्रायंगल ABC के, और एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। A कितना है? 4,2, B कितना है? 6,5, और C कितना है? 1,4। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये तीन वर्टिसेस है ट्रायंगल ABC की। अब नंबर 1 पॉइंट में क्या कहता है? कहता है द मीडियन फ्रॉम A, यानी कि A से एक मीडियन BC को मीट करती है D पॉइंट पे। तो A से अगर मैं कोई मीडियन ड्रॉ करता हूं तो BC को D पॉइंट पे मीट करती है, ये कहना चाहता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? कहता है फुल स्टॉप के फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। तो D के कोऑर्डिनेट निकालना है। अरे यार बहुत इजी है, मैंने बता रहा हूं, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, और पहले भी कराया था, याद करो। ठीक है, क्योंकि जो मीडियन होती है बेस को भी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके आप D के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, बहुत इजी है। आगे कहता है कि फाइंड द नंबर 2 पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD। P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगर कोई पॉइंट P है AD के ऊपर, मतलब समवेयर यहाँ पे रहा होगा मान लेते हैं। ठीक है, कहता है कि AD सच दैट AP और PD का रेशियो दे रखा है कि AP और PD का जो रेशियो है वो 2:1 है, मतलब 2:1, ये वाला रेशियो। तो बेटा यार फिर वही वाली बात है, एक बात तो सेक्शन फार्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट नहीं निकलेंगे आपसे, बिल्कुल निकाल लोगे यार। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला। अब थर्ड पॉइंट में कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालो एंड R के भी निकालो ऑन मीडियंस BE एंड CF रिस्पेक्टिवली। BE और CF ये भी मीडियन है, BE और CF मीडियन है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, पहले इनकी सुन लेते हैं। कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q एंड R। Q एंड R के आपसे मांगे गए हैं ऑन मीडियंस BE एंड CF रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये कहां पे है बेटा? मीडियन के ऊपर है Q और R पॉइंट। ठीक है, सच दैट इन्होंने ये भी बोल दिया कि BQ और QE का जो रेशियो है वो इतना इतना है। यानी कि आप एक काम करो, इसको है ना एक ही फिगर में करोगे तो भिच-भिच हो जाएगी थोड़ा सा, है ना।
अलग से बना के दिखाता हूं। जैसे ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। बीई के लिए करते हैं, ये रहा बीई और समवेयर क्यू पॉइंट का यहाँ पे है ना, और इसका रेशियो आपको दे दिया क्यू पॉइंट का। चेक करो बी क्यू और क्यू ई, बी क्यू और क्यू ई का रेशियो आपको दे रखा है 2:1। तो मेरे हिसाब से क्यू के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सिमिलरली आप तीसरी फिगर बनाओ, ए बी सी, और यहां से एक मीडियन इन्होंने बोली है जिसका नाम बी सी एफ है, और इधर इन्होंने कौन सा पॉइंट दिया बेटा इसके ऊपर, आर पॉइंट दिया। तो समवेयर एक आर पॉइंट है यहाँ पे, और इसका रेशियो कितना दिया है 2:1, यानी कि सी आर जो है वो 2 है और एफ आर जो है वो 1 है, यानी कि 2:1 का मतलब 1:2 हो गया है ना। समझ रहे ना बात को, क्योंकि सी आर नीचे है तो अब यहाँ पे भी आर के कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे। अब आगे चौथे पॉइंट पे इसने एक बात बोली कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब आपने यहां से क्यू के पॉइंट निकाले, यहां से पी के पॉइंट निकाले, यहां से आर के पॉइंट निकाले, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, मैं बताता हूं आपने क्या ऑब्जर्व किया। आपने बेटा एक बात ऑब्जर्व करी कि ये तीनों पॉइंट सेम आए, और जब ये तीनों पॉइंट सेम आते हैं तो उनको पता क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रोइड, क्योंकि जो मीडियन होती है ना ट्रायंगल की मीडियन, वो अपने सेंटर पे इंटरसेक्ट करती है हमेशा। तो ये जो होते हैं सेंट्रोइड कहलाते हैं, इसको कहते हैं बेटा सेंट्रोइड। और इसका जो फॉर्मूला है वो बता देता हूं, आपके एनसीईआरटी में शायद इंट्रोड्यूस नहीं है। x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। आप ये वाला फॉर्मूला लगाते ना तो आप, और x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये थे, तो आपको डायरेक्ट ये पी क्यू आर पॉइंट मिल जाता। लेकिन आपने इस फॉर्मूले से नहीं करना है, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, आपने ऐसे ही करना है, प्रॉपरली करना है। ठीक है बच्चों, तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ आपकी क्लास भी ओवर हो गई, आपका चैप्टर भी ओवर हो गया। मेरे ख्याल से है, पीछे भी है, पीछे है बेटा एक क्वेश्चन और है, उसको भी पढ़ लेता हूं मैं पहले, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, इसका 5वां पार्ट भी है, वो मैं नहीं करा रहा, जो भी है वो आप देख लेना। ठीक है, तो वही सेंट्रोइड वाली बात ही लिखी है शायद ना इसमें, तो वो आप देख लेना, कोई बात नहीं। तो 8वां क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं, क्या है, कहते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A B C and D। देखो आपको ना ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। अब कहता है कि P Q R S आर द मिड पॉइंट्स, और इनके और मैं बना देता हूं, लेट्स सपोज ये क्या है, रेक्टेंगल हो गया, और P Q R S जो है मिड पॉइंट है, ये बोला गया है। तो फिर भी मैं पढ़ूंगा कि P A B के था, तो B C C D, और हाँ ठीक है D रेस्पेक्टिवली। कहते हैं कि इज द कोरिलेटरल P Q R S इज अ स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा कि क्या ये जो आप देख रहे हैं कोरिलेटरल P Q R S बना है, ये एक स्क्वायर है। तो देखो बेटा, मैं ऐसे कैसे बता दूं कि ये स्क्वायर है या नहीं है ना, देख के थोड़ा बता पाऊंगा कि स्क्वायर है या नहीं है, क्या पता ना हो, है ना, और क्या पता हो भी। तो एक काम करेंगे, एक काम क्या करेंगे बेटा, निकाल के चेक करेंगे। स्क्वायर कहता है स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, फिर कहता है रेक्टेंगल क्वेश्चन मार्क, फिर कहता है रोम्बस क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कुछ भी हो सकता है, कहने वाला स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और रोम्बस भी हो सकता है। तो आप कैसे बताओगे, या देखो सबसे पहले तो आप P के कोऑर्डिनेट निकालोगे, Q के कोऑर्डिनेट निकालोगे, R के निकालोगे और S के भी निकालोगे। कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, भाई इसने बोला नहीं कि सारे मिड पॉइंट है, तो P AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके P के कोऑर्डिनेट इधर भी इधर भी इधर भी, है ना। अब इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, अब आपको ये बताना कि कौन सा कोऑर्डिनेटर है। तो एक काम करो, ये साइड निकालो, ये साइड, कैसे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से जब ये आपने साइड निकाली तो आप देखोगे चारों अगर इक्वल आए तो इसका मतलब रेक्टेंगल तो नहीं है, तो या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। ठीक है, दोनों में से एक होगा। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, तो उसके लिए मेरे को डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल दोनों इक्वल आ गए तो स्क्वायर, अगर अलग अलग आए तो फिर रोम्बस। तो बेटा आप समझ गए क्या क्या करना है। और हाँ, अगर साइड अपोजिट साइड इक्वल आई तो फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। तो बेटा ये आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, और आज की क्लास का भी। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें। और अगर इस चैप्टर में से कोई भी डाउट हो तो आप में से व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, या फिर इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर कराता हूँ। ठीक है, तो बाय, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।